नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवाब मलिक ने फडणवीस पर फोड़ा बम, अंडरवर्ल्ड के लोगों को बचाने और जाली नोट का खेल खेलने का लगाया आरोप। कहा, फडणवीस के इशारों पर होती थी उगाही। नवाब मलिक के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, वानखेड़े के परिवार ने लिया एक्शन। मानहानि और SC/ST एक्ट के बाद अब महिलाओं से अभद्रता का केस। 4 धाम सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मोदी सरकार ने 4 धाम परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। कहा, 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते। यमुना नदी के झाग में फूट रहे हैं सियासी बुलबुले। केजरीवाल सरकार ने कालिंदी कुंज को बताया यूपी का हिस्सा। बीजेपी ने झूठ पर केजरीवाल को किया बेनकाब। दिल्ली में 8 देशों के NSA ने की बड़ी बैठक। अफगानिस्तान की स्थिति पर जताई चिंता। डोभाल बोले, अफगान की घटनाओं पर हमारी पैनी नजर। सबसे पहले बात करेंगे नवाब मलिक की। फडणवीस के खुलासे के बाद बौखलाए नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। नवाब मलिक ने अब बीजेपी नेता फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हुआ। उन्होंने मुन्ना यादव और हैदर आजम को पाला पोसा और संरक्षण दिया। अंडरवर्ल्ड के लोग अपराध करते थे और फडणवीस सरकार उन्हें बचाती थी। साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, तब PM मोदी ने कहा कि आतंकवाद, जाली नोट, काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी हो रही है। इसके बाद भी पूरे देश से जाली नोट पकड़े गए, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि देवेंद्र के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल चल रहा था। डॉक्टर साहब, जब नवाब मलिक को पूरी कहानी पहले से ही पता है, तो वो अब तक चुप क्यों थे? जैसे ही फडणवीस ने आरोप लगाना शुरू किया, वो अपनी भड़ास निकालने लग गए। देखिए, ये जो हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये फुलझड़ी है। और ऐसी फुलझड़ी है जिसमें इन्होंने खुद ही अपने हाथ को भी जला लिया। क्या आरोप है? 4-5 नाम इन्होंने गिना दिए। रियाज भाटी कि भाई ये गैंगस्टर है, ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे पहुंच गया, उनके स्टेज में कैसे चला गया, कोई ट्रांजैक्शन है, पैसे की लेन देन है। जिस तरह के सबूत देवेंद्र फडणवीस ने दिए कि आप मुंबई धमाके में के साजिश में शामिल लोगों के साथ आपके बिजनेस लेन देन है, आपने ज़मीन खरीद बिक्री की है, वो भी कौड़ियों के दाम में। क्या इस तरह का रिश्ता, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो मुन्ना यादव हो, या फिर रियाज भाटी हो, क्या उनके साथ नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते के बारे में कोई साक्ष्य दिया है? नहीं दिया है। क्या बोल रहे हैं? तस्वीरें आ गई। अच्छा, तो क्या नवाब मलिक इस बात की गारंटी देंगे, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है, कि अब तक उन्होंने जितने भी कार्यक्रम में हिस्सेदारी की है, जिस स्टेज पे गए हैं, वहाँ कोई रेपिस्ट, कोई भ्रष्टाचारी, कोई ब्लैकमेलर या कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हो, क्या वो गारंटी दे सकते हैं? जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं, कोई भी फोटो खिंचा सकता है। तो ये हाइड्रोजन बम नहीं, ये फिर वही कहानी। दरअसल इस NCP अघाड़ी सरकार और नवाब मलिक को एक बात साबित करनी ही पड़ेगी चुनाव से पहले। वो ये कि उगाही सिर्फ हम लोग नहीं करते, बीजेपी वाले भी उगाही करते हैं। और इसीलिए ये इस तरह का पूरा जो आरोप का जो सिलसिला है, वो बुना जा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वसूली कांड के केस में इनके द्वारा नियुक्त किया गया सचिन वाजे, इनके द्वारा नियुक्त किया गया मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, इनके द्वारा नियुक्त किया गया गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये लोग ED और CBI के गिरफ्त में हैं। इनकी तलाशी ली जा रही है, इनसे पूछताछ हो रही है, और उसमें ये सारा भंडाफोड़ होगा। और उस भंडाफोड़ होने के बाद जो पॉलिटिकल अटैक होंगे, उसी के लिए ये डिफेंस तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा नवाब मलिक के आरोपों में
कोई दम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर नवाब मलिक पर एक्शन की। नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी वानखेड़े के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब वानखेड़े के परिवार ने मानहानि के मुकदमों के बाद नवाब मलिक के खिलाफ औरंगाबाद और समीर की साली ने गोरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने नवाब मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354D, 503 और 506 और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर नवाब मलिक के एक ट्वीट के खिलाफ कराई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े के परिवार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है और नवाब के खिलाफ जांच की मांग की है। डॉक्टर साहब, वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के ऊपर लगातार एक्शन लेना शुरू कर दिया है और एक शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, SC/ST एक्ट अपने आप में बड़ा स्ट्रिंजेंट है। अब महिलाओं के साथ अभद्रता का मसला है, ये भी बड़ा स्ट्रिंजेंट है। अब हो क्या रहा है कि ये जो समीर वानखेड़े और उनका परिवार है, इनके साथ तो कोई खड़ा नहीं है। चूँकि ये सरकारी अधिकारी है, समीर वानखेड़े हर दिन सामने आकर के कोई बयानबाजी नहीं कर सकते, उनको बाकायदा परमिशन लेना होता है। दूसरी बात ये है कि जब सरकार ही, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उसने ये स्टैंड ले लिया है कि वो कोई भी ड्रग के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसके सपोर्ट पे ये खड़े हो जाएंगे, तब फिर इसमें क्या हो सकता है? नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार की इज्जत की नीलामी की है। कभी बहन तो कभी पत्नी, कभी साली, कभी पिता, कभी जाति के लेकर के आप जो है उल्टे पुल्टे आरोप लगाते हैं। कई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अंधेर नगरी है। मुंबई में कौन क्या किसको क्या कर सकता है? जब सरकार ही वहाँ की बिल्कुल मौन पड़ी हुई है, तो ये आरोप तो वो लगाते चलते चले जाएंगे और इन लोगों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सरकार में वो मंत्री हैं। मंत्री रहते हुए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पास तो कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। गवर्नर साहब से वो जाकर के मिले हैं, लेकिन पता नहीं गवर्नर साहब उसमें, कोश्यारी साहब उसमें कितनी उनकी मदद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर हो रही है जिससे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक व्यक्ति को डर लगता है। ये सारी कार्रवाई ये जो नवाब मलिक कर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, जब से आर्यन खान जेल में गया है, सरकार की, एनसीपी की, शरद पवार की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की साख लोगों की नज़रों में बिल्कुल छीन होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये रुकते नहीं हैं, इसी तरीके से बहू बेटियों की इज्जत की नीलामी करते रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र की जनता इन लोगों को ऐसा रिजेक्ट करेगी कि इन्हें जीवन भर याद आएगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी सुनवाई पर। चारधाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम 1962 की तरह सोते हुए नहीं रह सकते। ये मुद्दा चारधाम तीर्थ यात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पार बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसी जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की जरूरत है। डॉक्टर साहब, चीन की हरकतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ये जो परियोजना है चारधाम यात्रा की, इस पर सुरक्षा से जुड़ा सवाल उठाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक याचिका डाली गई थी। हिंदुस्तान में भी विचित्र विचित्र किस्म के लोग हैं। ग्रीन दून नाम के एक NGO है जिसने याचिका डाली थी कि बड़ा इन्वायरमेंट का खतरा हो रहा है, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़क बनाई जाएगी तो पेड़ और पहाड़ तो काट के ही बनाया जाएगा। जब हिमालय के अंदर बॉर्डर तक अगर रोड जानी है तो पेड़ को भी काटा जाएगा, पहाड़ में विस्फोट भी किए जाएंगे। लेकिन ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट बन करके पहुंच गए। किसकी मदद कर रहे हैं ये? किसकी मदद हो रही है? चीन की। ये पता करना चाहिए कि इस तरह के जो NGO जो हिंदुस्तान में काम करते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ से आ रहा है पैसा। ये UPA सरकार के दौरान की मैं बता रहा हूँ आपको, एक रिपोर्ट आई थी कि ये इस तरह के NGOs के प्रोटेस्ट की वजह से हिंदुस्तान का 2% GDP का नुकसान होता था। ये मनमोहन सिंह की सरकार की रिपोर्ट है। ये सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने यही काम किया कि तमाम तरह के जो NGOs हैं, जो विदेशी धन के ऊपर चलते हैं या 5 स्टार एक्टिविज्म करते हैं, लूट मचा करके रखते हैं और हिंदुस्तान के लिए के खिलाफ ही काम करते हैं,
हज़ारों 10,000 की संख्या है, इस तरह के एनजीओज़ के ऊपर कार्रवाई की गई। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था। जो सुप्रीम कोर्ट में इस एनजीओ के वकील कह रहे थे कि रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आर्मी वालों को एयरलिफ्ट करा करके वहाँ पहुँचाया जा सकता है। भाई आदमी को तो एयरलिफ्ट कर दोगे, टैंक कैसे जाएंगे? जब चीन का आक्रमण होगा, चीन की सेना जब उधर से आक्रमण करेगी, तो हमारे लोग को आप खाली हाथ वहाँ भेजोगे या टैंक भी जाएंगे? टैंक कैसे जाएंगे? ये तमाम तरह के जो आर्मामेंट्स हैं वो कैसे मूव करेंगे और फास्ट कितना मूव करेंगे? तो ये देशद्रोहियों का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लिबरल गैंग, ये जो कांग्रेसी जो इकोसिस्टम है, पता नहीं इन लोगों ने चीन के साथ क्या खाया क्या पिया, कितने पैसे खा करके ये लोग अब तक बॉर्डर एरियाज में सड़क तक नहीं बना पा रहे थे। कल ही मैंने देखा था एक तस्वीर, ये किस तरीके से जो पेंगोंग लेक है वहाँ तक बॉर्डर तक पक्की सड़क, जिसके ऊपर धरल से हमारे टैंक्स, हमारे जो सेना की जो गाड़ियाँ हैं वो जा सकती हैं। तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। भाई हिंदुस्तान रहेगा, देश रहेगा, हमारी संप्रभुता रहेगी, तब तो इन्वायरमेंट का काम है। चीन को घुसा लें हम लोग, तो इन सब इस तरह के जो एंटी नेशनल किस्म के जो लोग हैं, इनके ऊपर बाकायदा जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये शगुफा ये लोग छोड़ते हैं और किसके लिए दरअसल ये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ही सही है और उन्होंने इस तरह के जो याचिका को जो रिजेक्ट किया है, ये एक वेलकम संदेश है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर जहरीले झागों की सियासत पर। छठ पर्व के दौरान दिल्ली की यमुना नदी में बह रहे जहरीले झागों पर सियासत तेज हो गई है। एक तरह केजरीवाल सरकार ने ओखला के कालिंदी कुंज में बह रही यमुना नदी को यूपी का हिस्सा बताया और यमुना में जहरीले झागों की सफाई न होने के पीछे दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और अपना पल्ला झाड़ दिया। केजरीवाल सरकार के इस झूठ पर बीजेपी ने वार किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने नदी की दयनीय स्थिति को छुपाने के लिए यमुना तट पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी। वहीं आपके गोपाल राय और राघव चड्ढा ने नदी में झाग के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को दोषी ठहराया है। डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार ने नदियों की साफ सफाई के मामले पर ओखला को यूपी का हिस्सा बता दिया है। इतना बड़ा झूठ किस राजनीति की तरफ इशारा करता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये जो दिल्ली में बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। 5 सेंटेंस बोलेगा, 3 उसमें झूठ। ये कभी भी हमसे आप इस बात पे आप बातचीत कर सकते हैं, कभी भी हमें ये चैलेंज दे सकते हैं। ये झूठ इतना बड़ा। राघव चड्ढा जल बोर्ड का अधिकारी है और वो आकर के कह रहा है कि भाई ये जो बराज है कालिंदी कुंज के पास, ये यूपी और हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम्हारा लेना देना नहीं है तो जल बोर्ड के लोग आज वो जो टॉक्सिक फेन है उसके ऊपर, वो जो झाग है उसके ऊपर आप पानी की बौछार क्यों कर रहे हो? आप देखिए कितने बड़े शातिर लोग हैं ये लोग। सवेरे सवेरे मैं देख रहा था वहाँ कि बहुत सारे बोट्स को चलाए जा रहे हैं, क्योंकि वो झाग के अंदर वो बोट चलेंगे तो झाग खत्म हो जाएंगे, तस्वीर नहीं बन पाएगी। पानी साफ नहीं करना, झाग दिखे ना, उसके लिए वहाँ पानी का फुहारा लगाया जा रहा है कि ताकि कोई तस्वीर ना आए। ये फ्रॉड सरकार है, फ्रॉड लीडरों के। अब ये जो बात ये कि पोल्यूशन के लिए कोई और जिम्मेदार है, नजफगढ़ का नाला, दिल्ली में जब ये यमुना नदी आती है तो वज़ीराबाद के पास पानी बिल्कुल साफ़ होती है, जहां उसे रोक दिया जाता है। और वज़ीराबाद के तुरंत इमीडिएट बाद वो नजफगढ़ का एक नाला है, जो यमुना में ज़्यादा पानी उस नाले से आता है, वो पूरी दिल्ली के नाला है। वो एक नाले को वो रोक नहीं सका, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना सका। और 2015 से लगातार ये आदमी झूठ बोलता आ रहा है कि 5 साल का मुझे मौका दो, हम गंगा को बिल्कुल टेम्स बना देंगे, हम डुबकी लगवाएंगे, इतना साफ पानी कर देंगे, वहाँ बिल्कुल एक पार्क बना देंगे। कुछ नहीं, वहाँ वो गंदे नाली का पानी वो बह रहा है आज भी। 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2000 हर साल वो यही डायलॉग देता है और हर साल छठ के पहले इस तरह की बातें करके वो लोगों को की आंखों में धोखा देता है। इस बार ये मसला इसलिए फंस गया कि केजरीवाल को पता नहीं चला और जल बोर्ड के लोगों ने
और वहाँ के लोअर अधिकारियों ने छठ के ऊपर बैन लगा दिया। जब बैन लगा दिया कि भाई पूरे दिल्ली में कहीं पे नहीं होगा, तो उस पर राजनीति शुरू हो गई। पूर्वांचलियों का वोट है, तो बीजेपी ने अटैक कर दिया कि भाई ये छठ तो मनाया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने छठ को तो अलाउ कर दिया, लेकिन यमुना के आसपास जो है वो उनके घाटों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। अब कहाँ है भाई उनके वादे? कहाँ है? अब तक 70 साल में हिंदुस्तान के किसी राज्य में इस तरह की कर्मठ सरकार नहीं है, यही दावा करता है। लेकिन टेलीविज़न चैनलों के लिए एक सीख है, पैसे खाओ, इज्जत मत बेचो अपनी। यमुना की स्थिति इतनी ख़राब है, आँख के सामने रोज़ तुम्हारे रिपोर्टर यमुना को क्रॉस करके दिल्ली आते हैं नोएडा से, और किसी की नज़र तक नहीं जाती है। तो ये भी प्रचार से पैसे खा करके ये कौन सी ये गुलामी करनी है कि आँख के सामने सच होता है और झूठ का प्रचार करते हो। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर दिल्ली में हो रही बड़ी बैठक पर। अफगानिस्तान की स्थिति पर अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रूस और ईरान सहित 8 देशों ने भाग लिया। सभी देशों के सुरक्षा अधिकारी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और अफगानिस्तान को मदद करने के लिए हामी भरी। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि हम सब अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को गौर से देख रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी देशों और क्षेत्रों के लिए भी इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। डॉक्टर साहब, अफगान को लेकर हुई 8 देशों के एनएसए की बैठक के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, मायने तो बिल्कुल साफ है। दिल्ली में कुछ होता है, डोभाल साहब कुछ करते हैं, विदेश मंत्रालय कुछ करता है, और आग जो है, पीड़ा जो है, वो इमरान खान की सरकार और पाकिस्तानियों को लग जाती है। ये एनएसए की मीटिंग थी। इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया? तो रूस ने लिया, चाइना ने भी लिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, ये तमाम इस तरह के देशों का नाम था। इसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, और ये पाकिस्तान को इसलिए बुलाया गया था ये जानते हुए कि पाकिस्तान तो आएगा नहीं, वो कश्मीर कश्मीर करता रहता है, वो बाइकआउट कर चुका है, वो स्टेटेड पॉलिसी उन्होंने बना ली है कि हिंदुस्तान से भी कोई जब तक कश्मीर का मुद्दा उनके लिए हिसाब से सॉल्व नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान से कोई बातचीत नहीं होगा। बैठक जो है दिल्ली किसने बुलाई? तो अजीत डोभाल ने, एनएसए ने। चीन भी आ गया उसमें, वहीं पे खलबली मची हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हमने एक तो इस मीटिंग के जरिए आइसोलेट करने में हम कामयाब रहे, और आइसोलेट किस हिसाब से कर रहे हैं? वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ये दिमाग में एक फितूर घुस गया है कि वो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा ठेकेदार है। वहाँ क्या बातचीत हुई? वहाँ बातचीत बहुत ही सिंपल हिसाब किताब में हुई कि अफ़गानिस्तान को टेररिज्म का हब नहीं बनने देना है, वहाँ पे कोई अड्डा नहीं होना चाहिए टेररिज्म का, और वो इलाका अगर वहाँ पे आतंकवादी पनपते हैं तो ये सारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब ये कि बग़ैर पाकिस्तान के अजीत डोभाल ने एक यूनिटी बॉर्डर स्टेट्स के साथ दिखाई है, जिनका रिश्ता सीधे अफ़गानिस्तान से है, और सब के सब हिंदुस्तान के सुर में सुर मिला करके आतंकवाद से लड़ने को लिए बेकरार हैं, क्योंकि सबको इस बात की चिंता है। जैसे चीन है, उनको लग रहा है कि भाई ये जिंगजियांग के अंदर ये अफ़गानी जो तालिबान हैं ये आएंगे। हिंदुस्तान के लिए शुरू से मालूम है कि तालिबान वहाँ मजबूत होगा, उसके लोग कश्मीर आएंगे। रूस को भी ये खतरा है, कई सारे जगह पे ततारिस्तान में वहाँ ऑलरेडी चल रहा है। कई बार आप देखते हैं किस तरह के जिहादियों का अटैक हो जाता है रूस के अंदर। और तो और जितने भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे वो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन सब देशों में भी इस जिहादी एलिमेंट्स का खतरा है। वो खतरा इसलिए है कि ये सारे के सारे, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। 95% से ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं, और अगर ये जिहाद वाला ट्रेंड वहाँ चला गया, ये कट्टरपंथ विचारधारा अगर इन लोगों के समाज को पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तब तो वहाँ बवाल मच जाएगा। लेकिन वहाँ हिंदुस्तान की तरह सिस्टम नहीं है, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, जो तमाम जो बॉर्डर जिन देशों का मैंने नाम लिया, वहाँ तो यूएसएसआर का पुराना स्ट्रक्चर वहाँ पे रूल कर रहा है। वहाँ कोई भी शख्स दाढ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है, वो छोटे छोटे पैजामे पहन करके घूमता नज़र आता है, ज़्यादा मस्जिद में नज़र आता है तो अचानक गायब कर दिए जाते हैं।
जिंगजियांग की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बाकी सेंट्रल स्टेट्स, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसकी कहानी लोगों को मालूम नहीं है। वहाँ पे 4 दिन लगातार 4 बार कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुँच जाए तो 5वें दिन वो गायब नज़र आता है। इस तरह की जो कड़ाई के साथ वहाँ पे सरकार चला रही है, जबकि 95% वहाँ पे मुसलमान हैं। तो ये सारे मुल्क मिलके अफ़गानिस्तान का इलाज भी ढूंढेंगे और पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे। पाकिस्तान की जो हेकड़ी है कि वो अफ़गानिस्तान का ठेकेदार है, उसको आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सर, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।